नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धराली में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम से लिया अपडेट। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं निरीक्षण। भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन दक्षता, नवाचार और सहयोग को देगा बढ़ावा। बिहार एसआईआर पर विपक्ष के रोज के हंगामे से आधार में लटके कई अहम विधेयक। दोनों सदन में आज भी 5 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5 पर रखा बरकरार। देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 रहने का जताया अनुमान। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में आई भारी तबाही की। तो उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेजी से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इस बात को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रातःकाल फोन पर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें रात भर चले बचाव कार्यों, घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू करने और जरूरी सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु सहृदय आभार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम से लगातार संपर्क में हूं। और उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के चलते बड़े पैमाने में तबाही हो गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण किया। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से
अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। और टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्लासडा नरेंद्र नगर के पास प्लासडा चौकी से आगे एक कार मलबे में फंस गई है, जिसे निकालने की कोशिश हो रही है। दरअसल उत्तरकाशी की इस त्रासदी के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह कल से बंद है। गंगोत्री नेशनल हाईवे मनेरी डेटसारी के समीप 50 मीटर सड़क धंस चुकी है। मनेरी के पास भगीरथी नदी के कटाव से रोड धंसने की संभावना जताई गई है। चड़ेथी के पास और पापड़गाड़ में भारी भूस्खलन होने से यहां का रास्ता बंद है। गंगरानी से आगे भी मार्ग बंद है। सुखी टॉप के 7 नाले बंद हैं और इन सभी मार्गों को प्रशासन की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी जिले के धराली में मलबे में दबे लोगों को सेंसर से खोजा जा रहा है। वन दरोगा ने बताया कि धराली आपदा में 100 से अधिक लोगों के लापता होने की संभावना जताई गई है। जहाँ पे आर्मी कैंप है उसके बगल में वो काला पानी बिल्कुल एकदम ऐसा निकला कि बस हम बाल बाल बच गए। कल वहाँ गांव में एक मेला था जो हार्दिक मेला के नाम से जाना जाता है, वो मेला था। उस मेले के चक्कर सभी लोग घर गांव में आ जाते हैं और लोगों के बच्चे हो चाहे किसी परिवार हो, सब लोग आ रखे थे। इस कारण से हमें लगता है कि 100 से ऊपर लोग हो सकते हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में प्राकृतिक आपदा के बाद विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है और इससे रेस्क्यू करने में काफी परेशानी आ रही है। विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए बिजली विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। इसे लेकर क्षेत्र के डीडी न्यूज संवाददाता ने अधिशासी अभियंता से बात की। हमारे साथ विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता है और आइए जानना चाहते हैं कि जो लाइट है वो कब तक बहाल हो पाएगी। ये हमारे लाइनों को काफी क्षति हुई है। अभी हमारे रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। साथ हम आगे हर्षिल और आगे के गांवों तक प्रयास करेंगे कि जल्दी सुचारू कर पाए। किस तरह से जो लाइनें टूटी है उनमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? लाइनें जो टूटी हैं जनरली पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड के कारण टूटी। फिर भी हमारी टीम पूरा प्रयास करे कि जल्दी से जल्दी हम बहाल करके आगे जो है जो भी इसमें आपदा प्रभावित है उनके आज शाम तक उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, इसमें आज शाम तक चालू हो जाए। जिस तरह से अब विद्युत विभाग लाइनों को जोड़ने में लगा हुआ है, यही कह सकते हैं कि आज देर शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकती है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिग्वीर बिष्ट। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी चड़ेथी के बीच 70 मीटर रोड धंस चुकी है। कई जगहों पर हाईवे बंद होने से आवाजाही बाधित हुई है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में काम जारी है, लेकिन गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह धंसने के कारण बचाव टीमों को आपदा स्थल पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। डीएफओ से बात की है डीडी न्यूज की टीम ने, वो आपको दिखाते हैं। हम लोग अभी भटवाड़ी के पास है और भटवाड़ी के पास जो रोड वॉश आउट हो रखी है और जिला प्रशासन, वन विभाग से लेके सभी आला अधिकारी यहाँ पे है और ये जानना चाहते हैं कि जो आगे की स्थिति किस तरह की रहेगी। और आप ठीक देख रहे हैं सामने हमारे साथ डेपो साहब हैं जी। देखिए, ये जो कल बड़ी दुखद घटना घटी है यहाँ उत्तरकाशी में कि वहाँ धराली में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है उससे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भटवाड़ी के आगे ये करीबन 70-80 मीटर ये पूरी सड़क जो है एकदम साफ हो गई है और अभी जल्दी से इसके खुलने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो इस तरह की कई चीजें हैं, मतलब आप देख रहे होंगे कि रेस्क्यू प्राप्त करने के लिए पूरा प्रशासन तत्पर है, लेकिन जो प्राकृतिक इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उससे भी जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ गंगोत्री नेशनल पार्क के डेपो है, आइए जानना चाहते हैं आपके जो स्टाफ है, आपकी वार्ता हुई की? स्टाफ से सीधे बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन आईटीबीपी के माध्यम से हमने पता किया तो भैरव घाटी से और गंगोत्री की तरफ से स्थिति सामान्य है और सभी स्टाफ सुरक्षित है। बिल्कुल, जिस तरह से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर खुलेगा। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार दिग्वीर बिष्ट। और नीरज सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बेहद भयावह घटना और बेहद दिल दहलाने देने वाले दृश्य, कुछ ही पलों में जिस प्रकार से ये हादसा हो जाता है, लोगों को सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिलता है। लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन जिस तरह का मौसम है, जिस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जगह जगह रोड धंस गए हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है राहत और बचाव में। किस स्तर पर राहत और बचाव कार्य पहुंचा है, किस तरह से लोगों को जो है निकालने का कार्य जारी है? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि एक तो बारिश नहीं रुक रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अगर हेली से भी अगर ऑपरेशंस करें या रेस्क्यू करें तो उसमें भी दिक्कत आ रही है क्योंकि ऊपर मौसम बहुत ख़राब है। आप देखें कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस समय जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है देहरादून का,
वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार कोशिश कर रही है कि बाया चौपर जो धराली है वहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुँचे। आप देखें एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी है शैला, क्योंकि आप देखें कि उत्तरकाशी से और जो धराली है उसको जोड़ने वाला जो रोड है वो 70 किलोमीटर के करीब पूरा का पूरा रोड तबाह हो गया है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू में टीमें लगी हुई हैं वो उत्तरकाशी और धराली के जो बीच का इलाका है उसी में फंसी हुई हैं। आप देखें कि बिजली जो कनेक्शन है उसको बहाल करने का तेज़ी से प्रयास चल रहा है, लेकिन आपदा इतनी बड़ी है और नुकसान इतना बड़ा है, उसको रिस्टोर करने में थोड़ा सा समय भी लगेगा। और यही कारण है कि जो सेना है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। जो चॉपर हैं, जो सेना के चॉपर हैं वो रेस्क्यू के लिए अगर सही समय पर उड़ पाएंगे, अगर मौसम थोड़ा सा साफ होगा तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी। लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय टीम है धराली में वो मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है वहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लगातार एक्शन मोड में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से तमाम अपडेट हासिल की हैं, लगातार पल पल की वो अपडेट हासिल कर रहे हैं, चिंता भी जताई है और मदद का आश्वासन भी दिया है। हम देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी वहां का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ हालात रहे होंगे और किस तरह से इससे निपटा जाए। देखिए, बिल्कुल लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने लगातार बात करी है, इसके अलावा गृह मंत्री लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ टच में हैं और जो भी राहत और बचाव के काम में तेज़ी लानी है उसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आप देखें कि कल ही एनडीआरएफ की टीमों को बोल दिया गया, इसके अलावा सेना के लोगों को बोल दिया गया, आईटीबीपी के जो लोग हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड और धराली कि पल पल की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री के थ्रू ले रहे हैं। एक अपडेट और मैं शेयर करना चाहूँगा कि धराली यानी उत्तरकाशी जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऋषिकेश होकर जाता है जो बाया श्रीनगर होते हुए उत्तरकाशी पहुंचता है, दूसरा रास्ता धनौल्टी होकर जाता है, मसूरी धनौल्टी होकर चंपा होकर उत्तरकाशी पहुंचता है। तो ये दोनों ही रास्ते इस समय रुके हुए हैं। खासतौर से ऋषिकेश से जब उत्तरकाशी के लिए जाते हैं तो बीच में एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से जो रास्ता है वो रुका हुआ है। जो रेस्क्यू टीम है वो जो ऋषिकेश के बीच में फंसी हुई है, तो बहाल करने के लिए रास्तों को काम तेज़ी से जारी है। बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन आपदा जगह जगह, क्योंकि बादल भी 3 जगह फटा है। आप देखें धराली और धराली के आसपास 2 इलाके और हैं जहां पर ये बादल फटा है। इसके अलावा लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जगह जगह चट्टानें खिसक रही हैं, जो पहाड़ हैं वो दरक कर आ रहे हैं और रोड है वो डैमेज हुई हैं। तो बड़े पैमाने पर पूरे हम कहें कि उत्तरकाशी जाने वाले रास्तों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए जिसकी वजह से यातायात भी समय समय पर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तो 4-5 घंटे लगते हैं रोड को क्लियर करने के लिए। तो इस समय ऋषिकेश से आगे भद्रकाली एक जगह है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसको बहाल करने का काम बीआरओ के लोग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तेजी से लगे हुए हैं। जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हुई है, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह से बादल फटने की जो घटना होती है, क्या ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? लैंडस्लाइड होना, जगह जगह से सड़कें फट जाना, तो आफ्टर इफेक्ट्स में क्या कुछ होता है और उसके तहत क्या कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है? देखिए, बिल्कुल लोगों से ये कहा गया है कि जो निचले इलाके हैं, खासतौर से जहाँ से नाले बह रहे हैं और इसके अलावा नदी जो भागीरथी नदी बह रही है उसके निचले इलाकों से हटकर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी लगातार पिछले कुछ दिनों से चेतावनी जारी करी थी और ये कहा था कि निचले इलाकों में लोग ना रहें। वर्षा का जो पानी है वो जो निचले इलाके हैं उनमें घुस सकता है और लोगों को प्रभावित कर सकता है। निश्चित तौर पर बादल फटने की घटना कोई पहले नहीं है। आपने देखा भी होगा कि केदारनाथ में 2013 में भी बादल फटा था और उत्तरकाशी का ये इलाका उस समय भी प्रभावित हुआ था। खासतौर से गंगोत्री के रास्ते की अगर हम बात करें, हर्षिल बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और वहाँ पर बड़ी संख्या में दुकान और मकानों को डैमेज भी हुआ था। इस बार भी धराली आप देखें कि हर्षिल से 3-4 किलोमीटर आगे और धराली के बाद गंगोत्री की जो यात्रा है वो एक तरीके से शुरू होती है। एक स्टॉपिंग हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पर जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो रुकते हैं। होटल्स बने हुए हैं, स्टे जो होम है वो बने हुए हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं। तो एक बड़ा पॉइंट है गंगोत्री की यात्रा के लिए। और इस समय आप देखें कि जिस तरीके से ये बादल फटा है, क्योंकि बादल कोई पहली बार उत्तराखंड में नहीं फटा है और बादल फटने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि आप देखें कि पानी भरा रहता है, बर्फ़ पड़ी रहती है इन बादलों में और जब गर्मी होती है उसके बाद ये बादल अचानक से फटता है
और जो नाले हैं, नदी हैं, उनमें तेज़ी के साथ फ्लो होता है और जिसमें जो गाद है और जो पत्थर है उनको लेकर नीचे आता है तो पूरे के पूरे इलाके को एक तरीके से साफ कर देता है। धराली आप देखें, धराली विलेज और जो धराली का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो अभी लोगों को यही चेतावनी है कि आने वाले कुछ समय मौसम इसी तरह का रहेगा, लगातार बारिश रहेगी, तो इन इलाकों में ना रहें, इन इलाकों से सुरक्षित पहुंच जाएं। और 12वीं तक के स्कूल इन इलाकों में बंद कर दिए हैं प्रशासन ने और मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं और 3 जो IAS ऑफिसर हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया है। इसके अलावा 300 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई है, IPS ऑफिसर वहाँ पर लगाए हैं, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर भेजी है। इसके अलावा बिजली रिस्टोर करने का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कई सारी अड़चनें भी हैं, बारिश है, मौसम खराब है, वो बीच बीच में परेशानियां भी पैदा कर रहा है। ये भी बताइए नीरज हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो और प्रभावित हैं सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से, और कौन कौन से इलाकों में अलर्ट है? देखिए, अलर्ट तो पूरे आप देखें कि उत्तराखंड के जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासतौर से आप देखें कि उत्तरकाशी उसके आसपास का इलाका है, इधर आप हर्षिल उसके आसपास के इलाकों की बात करें, आप इधर चलाएं धनौल्टी से ऊपर चंपा उसकी बात करें, अल्मोड़ा, ये इलाके, तो इन इलाकों में भारी बारिश की जो आशंका है वो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ये कहा है कि जो नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं, जो होटल्स हैं, उनसे दूर चले जाएं और जो ऊंचे स्थान है या सुरक्षित स्थान है वहाँ पर रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू पे है प्रशासन का और यहाँ की जो सरकार है उसका। लगातार गृह मंत्रालय भी यहाँ पर जो NDRF से लेके जो तमाम टीमें लगी हुई हैं उस पर नज़र बनाए हुए है। मुख्यमंत्री से लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति की जो समीक्षा है वो लगातार कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस इलाके को रिस्टोर किया जाए, किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा किया जाए। क्योंकि आप देखें कई फुट ऊंचा जो मलबा है उस पूरे धराली बाजार में इस समय जमा हुआ है और सबसे बड़ी चुनौती शैला यही आ रही है कि जो रेस्क्यू की टीम है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर पहुँच पाएँ, क्योंकि आप देखें कि जो रास्ता है बीच में 70 मीटर के करीब जो सड़क है, जो मेन सड़क है, गंगोत्री हाईवे की सड़क है, वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है, तो वहाँ से जो रास्ता है वो बंद हो गया है। आप जिन बात कर रही थी कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं रास्तों के, खासतौर से आप देखें कि अगर ऋषिकेश से आप उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं तो भद्रकाली एक जगह पड़ती है, ऋषिकेश से करीब 3-4.5 किलोमीटर, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। उस लैंडस्लाइड का जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ है और सभी लोगों को इस समय ऋषिकेश से वहाँ पर रोक दिया गया है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि धनौल्टी के रास्ते आप चंपा होते हुए अगर आप उत्तरकाशी जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बीच में एक मिड पॉइंट है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और जिसको क्लियर करने का जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखें उत्तरकाशी से लेकर और जो धराली के बीच में है कई जगह जो सड़क है वो डैमेज हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, तो वहाँ पर भी रीस्टोर करने का काम तेज़ी से चल रहा है। क्योंकि 70 मीटर के करीब रोड पूरी वॉश आउट हुई है, तो इसलिए बड़े वाहन वहाँ आगे नहीं जा पा रहे हैं, जो सीमित वाहन हैं उन्हीं से उन रास्तों को बनाने का जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये प्रशासन की तरफ से अभी तक का अपडेट है कि खासतौर से उत्तराखंड में कहाँ कहाँ जो रास्ते हैं वो इस समय प्रभावित हैं। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की माने और हम यही सलाह देंगे जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं कि इस समय उत्तराखंड ना आएँ, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से और जगह जगह अलग अलग इलाकों में जो पहाड़ हैं वो दरकने की खबर आ रही है। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दृश्य भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से तमाम जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक लगभग कितने लोगों को, कितनी जानों को बचाया जा सका होगा और कितनी और जानों को बचाए जा सकने की संभावना है, कि जिस तरह से मौसम जो है थोड़ा सा प्रतिकूल है और रेस्क्यू में थोड़ी जो दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में कितने और संभावना है, कितने लोगों को बचाया जा सकता है? देखिए 150 के करीब जो लोग हैं वो कल देर शाम तक रेस्क्यू कर लिए गए थे, जो निचले इलाकों में रह रहे थे। कुछ एक लोग हैं जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया था, जो मलबे में भी एक तरीके से फंस गए थे। लेकिन अभी क्लियर तस्वीर शैला पूरी नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर जो रेस्क्यू में जो टीमें लगी हैं, इतना बड़ा इलाका है, पूरे इलाके को सर्च करना, उस पूरे इलाके को सर्च करने के बाद रिपोर्ट तैयार करना, उसमें एक समय है। वो लगता है यही कारण है कि प्रशासन
अपनी तरफ से जो डेथ है वो अभी बता नहीं रहा है। जो 4 की डेथ क्लियर जो प्रशासन है उसके द्वारा बताई गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा, घायलों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। और आप देखें कि 25 से 30 के करीब होटल्स, होम स्टे और इसके अलावा जो गंगा जो की नाला है उसके सटे हुए जो मकान और जो बिल्डिंग्स हैं वो जिस तरीके से विजुअलों में दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आंकड़ा बड़ा है। और एक छोटा सा आप देखें कि पहले नाला दिखाई देता था, अब एक पूरी नदी टाइप दिखाई दे रही है और चारों तरफ जो मलबा है वो आपको दिखाई दे रहा है। पूरा जो भरा हुआ जो मार्केट है अब केवल कुछ एक छत दिखाई दे रही है और चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। तो उस पूरे इलाके को रेस्क्यू करना, उस पूरे इलाके से मलबे को निकालना, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की झील बन गई है वो आने वाले समय में निचले इलाकों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, तो उसको भी साफ करना एक बड़ी चुनौती है। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो संख्या है वो बढ़ेगी और एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है इस आपदा से प्रभावित होने वालों का। चलिए नीरज, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पल पल की जो भी अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के तांगलिंग क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने से ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह गया और हजारों यात्री फंस गए थे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की 17वीं वाहिनी की टीम ने रस्सी आधारित ट्रैवर्स क्रॉसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए अब तक 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस बचाव अभियान में 1 गजेटेड ऑफिसर, 4 सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स और 29 अन्य रैंकों की आईटीबीपी टीम के साथ एनडीआरएफ की एक टीम भी जुटी हुई है। सुबह जिला प्रशासन किन्नौर को मार्ग पर यात्रियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ की संयुक्त बचाव टीमें खुद रेस्क्यू कार्य में जुट गईं। साथ ही साथ आईटीबीपी लगातार जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश में इस समय 21 से अधिक जिले बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। प्रयागराज में 7 तहसीलें, 100 से ज्यादा गांव, 49 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। संगम नगरी में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच यमुना नदी का जल रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान जारी है। हमारे संवाददाता विकास सिंह ने प्रयागराज में बाढ़ के पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का जायजा लिया। ग्यारह जनपद बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं और उनमें से प्रयागराज है, जहां पर तकरीबन 7 तहसीलें प्रभावित हैं और जिसमें 100 से ज्यादा गांव और 49 से ज्यादा वार्ड प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में आबादी यहां पर प्रभावित हुई है बाढ़ से, जिसमें तमाम सारे लोगों को बाढ़ राहत शिविर लाया गया है और यहां पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, जो सभी बाढ़ प्रभावित जगहों पर जाकर मंत्री वहां के प्रभारी बनाए गए हैं, वहां के हालातों पर नजर रख रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज में भी तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम ऐसे ही एक बाढ़ राहत शिविर में आए हुए हैं, जहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को यहां पर रखा गया हुआ है और ये लोग हैं यहां पर, इनको किस तरीके की व्यवस्थाएं मिल रही हैं, आइए इन्हीं से सीधा जानते हैं। अब इकट्ठा बाढ़ आई है, नाला वाला तरफ से पानी भर गया, लेटरिन से पानी भर गया, सड़क से पानी आ गया, कोई निकल नहीं पाया, कोई निकला, कोई नहीं निकल पाया। गृहस्थी उठाते उठाते भर गया पानी, तो रात में भागे अपना अपना जान लेके, सारा गृहस्थी छोड़ दिए हैं। खाना सुबह पार केला है, चना है, कभी क्या कहते हैं वो हलवा है, दूध है, बच्चे उनके छोटे छोटे, इनके दोपहर के दाल चावल सब्जी रोटी अचार है, लड्डू है, शाम को भी वही खाना है, मतलब पूरी सब्जी सब कुछ मिलता है। और सीधे आपको लिए चलते हैं, एनडीआरएफ इस समय प्रेस वार्ता कर रहा है। बाद वो पहुंच पाएंगी वहां पर और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहां पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सर स्टैंड बाय में कुछ टीम को रखा गया है? जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद हैं। जैसे ही अगर
मौसम खुलेगा और सिचुएशन ऐसी रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल टीम्स की तो उनको भेजा जाएगा। कितनी टीम्स आपकी अभी जो है वो रास्ते में हैं और कितने एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तू ठीक तो है? रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात मत किया। ओके सॉरी भाई, में बात कर रहे हैं भैया। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं NDRF के PC में। कैसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, कैसे जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्या सुविधा? इस सब की स्थापना वहाँ पर की गई है लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से। वहाँ पर आर्मी है, ITBP है और उनका जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर क्रिएट किया गया है और लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि अगर कोई सेकेंडरी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पर वो हताहत ना हो। कितनी टीमें अभी वर्किंग हैं वहाँ पे और किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? NDRF की अभी 3 टीमें रास्ते में हैं, वो क्योंकि रोड बाधित है और उसमें अभी रिपेयर चल रहा है। जैसे ही वो क्लियर होगा तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं NDRF। तो किस प्रकार से वहां पर कार्य चल रहा है, किस प्रकार से राहत बचाव कार्य चल रहा है, उसकी जानकारी देते हुए NDRF आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ एक इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के कुछ एक हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो NDRF की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, ITBP हैं, SDRF हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भराया था मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। NDRF की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और
जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है? तो उत्तरकाशी में किस प्रकार से बचाव अभियान चल रहा है इसकी जानकारी देते हुए एनडीआरएफ की आप ये प्रेस वार्ता देख रहे थे, उसमें तमाम जानकारी दी गई कि किस प्रकार से बचाव अभियान लगातार प्रगति पर है। आपको बता दें कि आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे और ये भवन जो है भव्य भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक बेहद अहम हिस्सा है और इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हुए इस अत्याधुनिक बिल्डिंग में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। ये कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहला है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। कर्तव्य भवन 3 एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिलें हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और यह है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। ये भवन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उन्नत होगा। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, आधुनिक HVAC तकनीक और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी हरित सुविधाएं होंगी। भवन को गृह 4 रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य से बनाया गया है। साथ ही पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए भवन में कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद से इस भवन में कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कि मकसद कार्य दक्षता को बढ़ाना होगा और खर्च को कम करना होगा। इस भवन के उद्घाटन के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये भवन एक पावर सेंटर के रूप में काम करेगा। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सांसद सुधा की चेन छीनने का मामला सुलझा लिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने सांसद सुधा की चेन छीनने का मामला सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और चेन भी बरामद कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को चेन छीनने की ये वारदात हुई थी। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सांसद सुधा की चेन छीनने के इस मामले को सुलझा लिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद सुधा का चेन छीनने का मामला सोमवार को चाणक्यपुरी में ये घटना हुई थी। आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और चेन भी बरामद हुई है। और सोमवार को चेन छीनने की ये पूरी वारदात हुई थी और दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लिया और दिल्ली पुलिस ने सांसद सुधा की चेन छीनने का मामला सुलझा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, चेन बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को चेन छीनने की ये पूरी वारदात हुई थी, चेन बरामद हो गई है। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें और यदि कोई त्रुटि हो तो समय रहते दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त को जारी की गई बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम जुड़ने ना पाए। इसके लिए आमजन से भागीदारी की अपेक्षा की गई है।
बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आम मतदाताओं की ओर से भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 6 अगस्त सुबह 9 बजे तक की अवधि में निर्वाचन अधिकारियों को नागरिकों से सीधे कुल 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई। इनमें योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य नामों को हटाने संबंधी आवेदन शामिल हैं। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या फिर उससे अधिक उम्र के नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्रों के रूप में कुल 19,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार इन सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 7 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद ही संबंधित AERO अधिकारी करेंगे। SIR के दिशा निर्देशों के तहत 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना जांच, निष्पक्ष सुनवाई और विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर के हटाया नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मताधिकार से वंचित न रह सके और मतदाता सूची शुद्ध हो। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार ने मीलों का सफर तय किया है। महिलाएं सशक्त बनी हैं, सामाजिक बदलाव की अग्रदूत बनी हैं। पंचायत से लेकर नौकरी तक में महिलाओं ने अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। घर की जिम्मेदारियों से लेकर राज्य की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। साल 2005 में सूबे के मुखिया बनने के साथ ही मुख्यमंत्री का सपना था राज्य की महिलाएं सशक्त बने। मुख्यमंत्री का वही संकल्प सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखते हैं हमारे सहयोगी धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। बेगूसराय जिले का सिमरिया पंचायत 2 लोगों की बड़ी उम्मीदें लेकर अमृता कुमारी पंचायत की मुखिया चुनी गई। अमृता के जिम्मे में पंचायत की तंग सड़कें थी, ऐसी सड़कें जो कभी बनी थी। ऐसा स्कूल जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अमृता ने हार नहीं मानी। स्कूल के लिए अपनी निजी जमीन तक दे दी। 40 साल की पुरानी सड़कों का निर्माण कराया। अपने क्षेत्र में अस्पताल और 2-2 खेल मैदान तैयार कराकर पंचायत के बच्चों को ऊंची उड़ान भरने का सपना दे दिया। 50 साल से मतलब वहाँ पर रोड नहीं बनाने देते थे, तो हम लोग हमारे ही रीजन में हम खुद बनवाए हैं। अभी जमीन खुद अपना खरीद के तब दिए हैं, तब वहाँ फिर स्कूल बनवाए हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय। अमृता एक बानगी है। 2005 में बिहार की सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने आधी आबादी को एक नया आसमान देना शुरू कर दिया था। साल 2006 से पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। घूंघट में छिपी और घर की दहलीज पार नहीं करने वाली महिलाएं मुखिया चुनी जाने लगी। पंचायत सशक्त होने लगी। आंकड़े हैं कि बिहार की कुल 8,387 ग्राम पंचायतों में 60% से अधिक पदों पर महिलाएं मुखिया पदों पर काबिज हैं। नीतीश कुमार जी के आने से पहले 1% मुखिया बनती थी, 1% से कम। आज 52% महिलाएं मुखिया हैं। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में। देश में जो जीविका दीदी हमारे यहाँ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है या शराबबंदी किया, किसके लिए? महिलाओं के ही डिमांड पर। राज्य की नौकरी में अधिवास नीति लागू की गई, यानी 2016 से लागू राज्य की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का लाभ स्थायी निवासियों को देने की घोषणा हुई। इससे पहले साल 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने स्कूली शिक्षा में क्रांति ला दी। बेटियां स्कूल जाने लगी। साइकिल, पोशाक और प्रोत्साहन राशि से स्कूल ड्रॉपिंग में कमी आई। हमारी सरकार ने साइकिल योजना हुई, पोशाक योजना और तरह तरह के स्कॉलरशिप प्रोत्साहन योजना के तहत राशि बच्चों को देने की ये योजना शुरू हुई, जिसके कारण कि जो ड्रॉप आउट्स होते थे बच्चे के मिडिल स्कूल में ही, तो मिडिल स्कूल के बाद बच्चों के लिए जो लड़कियां हैं उसके लिए स्कूल जाने में सुविधा हुई। महिलाएं पुलिस बनने लगी। वर्तमान में 36,000 के करीब महिलाएं पुलिस बल का हिस्सा हैं। महिलाओं ने अपने परिवार का जिम्मा उठाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं सहायता समूह का रुख किया। जीविका दीदी बनने लगी। आंकड़े हैं कि राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह में राज्य की 1.40 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं और अपने परिवार को संबल दे रही हैं।
कुल मिलाकर राज्य में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बेटियों की दस्तक नहीं हो। बात अगर महिला सशक्तिकरण की हो तो बिहार ने देश के सामने एक नज़ीर पेश किया है। बात पंचायती राज की हो, बात नौकरी की हो, बात जीविका के जरिए जीविकोपार्जन की हो, बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, पटना। और मॉनसून सत्र की बात करी जाए तो मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सांसद सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही को चलने देने का आग्रह किया और सदस्यों से अपने सभी मुद्दे शून्यकाल में उठाने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन की कार्यवाही 2 तक के लिए स्थगित कर दी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.5% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक हालात और अनिश्चितताओं को देखते हुए रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर बनाए रखने का ऐलान किया है। मौद्रिक नीति की 3 दिन की ये जो बैठक के बाद आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा की है। The current macroeconomic conditions, outlook, and the uncertainties call for continuation of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut to the credit markets and to the broader economy. Accordingly, the MPC unanimously voted to keep the repo rate unchanged. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, खान मंत्रालय की ओर से उन रिपोर्टों का खंडन किया गया जिनमें दावा किया गया था कि निजी संस्थाओं को अपतटीय क्षेत्रों से यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति मिल रही है। खान मंत्रालय ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अपतटीय क्षेत्र परमाणु खनिज संचालन अधिकार नियम 2025 परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार केवल सरकारी कंपनियों या फिर निगमों को प्रदान करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, निजी संस्थाओं को नहीं। और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही स्वच्छता को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की दिशा में एक पहल है। 8 अगस्त से शुरू हो रहा है स्वच्छता के जन जागरण का एक नया अभियान, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस अभियान को आयोजित किया है। जब तिरंगा फहराया जाए उससे पहले स्वच्छता पूरे गाँव में एक कैंपेन की तरह मुहिम चला के इसको स्वच्छता लाई जाए और सब लोगों की भागीदारी बने और उसके बाद स्वतंत्रता का उत्सव पालन किया जाए। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत 8 अगस्त को राज्य और जिला स्तर पर अभियान का औपचारिक उद्घाटन होगा। स्कूलों, पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ सुजल गांव की शपथ दिलाई जाएगी। सामुदायिक सफाई अभियान 9 से 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें ग्राम जल और स्वच्छता समिति, स्वयं सहायता समूह, छात्रों, पंचायती राज्य संस्थान और स्वयं सेवकों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान होगा। जल स्रोतों, स्वच्छता संपत्तियों और सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई होगी। नालियों की सफाई, कचरा संग्रहण और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन होगा। जल जीवन मिशन की संपत्तियों पर देशभक्ति के नारे और तिरंगे के डिजाइन बनाना शामिल है। 12 अगस्त को वॉश अवसंरचना स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। जल जीवन मिशन की संपत्तियों को सुंदर बनाने पर विशेष ध्यान होगा। जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। स्वच्छता संवाद और जागरूकता दिवस 13 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें जल संरक्षण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर संवाद सत्र आयोजित होंगे। स्थानीय जल और स्वच्छता समाधानों पर चर्चा के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समितियां बैठकें करेंगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां होंगी। 14 अगस्त को तैयारी दिवस होगा, जिसके तहत गांव वॉश अवसंरचना और सार्वजनिक स्थानों को देशभक्ति के विषयों से सजाएंगे। भव्य समापन 15 अगस्त को होगा, जिसमें अमृत सरोवर, जल निकायों, ग्राम पंचायत भवनों, स्कूलों, पंप हाउसों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे प्रमुख जल स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह होगा। 14 तारीख को हम लोगों ने प्रिपरेशन के लिए रखा है कि जहाँ पर भी आप तिरंगा फहराएंगे उसके लिए प्रिपरेशन करें और 15 तारीख को हमारी जो फ्लैग होइस्टिंग हो वो एकदम स्वच्छ सुंदर वातावरण में की जाए। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान देशभक्ति को स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल सुरक्षा के संकल्प के साथ जोड़ता है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस क्षेत्र पर भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है जो अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में लगभग 22 महीने से चल रहे संघर्ष के लिए नई रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने का समर्थन किया। कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम की खातिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू ने लगभग 3 घंटे तक एक सीमित सुरक्षा चर्चा की। इसमें सेना प्रमुख ईयाल ज़मीर ने गाजा में अभियान जारी रखने के विकल्प प्रस्तुत किए। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में बहुप्रतीक्षित संसदीय चुनावों का ऐलान कर दिया है। देश में आम चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग को पत्र भेजकर रमजान से पहले फरवरी 2026 में चुनाव आयोजित करने के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे। बांग्लादेश में आम चुनावों की घोषणा शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के ठीक 1 साल बाद की गई। बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट को 1 साल पूरा हो गया है। तख्तापलट की पहली वर्षगांठ के मौके पर मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले साल फरवरी में संसदीय चुनाव कराने का ऐलान किया। और उत्तर पूर्वी एरिजोना के चिनले हवाई अड्डे के पास एक चिकित्सीय परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद विमान में आग लग गई है, जिससे इसमें सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस विभाग ने इस हादसे से संबंधित तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि ये विमान पास के एक अस्पताल से एक मरीज को लेने जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। हालांकि दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है।
वहीं तेजी से फैलती हुई जंगल की आग ने फ्रांस के दक्षिणी और क्षेत्र से लेकर स्पेन की सीमा तक का क्षेत्र अपनी चपेट में ले लिया है। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आकाश का घना धुआं छा गया है आकाश में, और घटना स्थल पर मौजूद लोगों के वीडियो में आग की जो भयावहता है और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित कार्रवाई वो साफ नजर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने उपग्रह इमेजरी और वीडियो मेटाडेटा के आधार पर स्थान और घटना की तारीख की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार दावानल ने अब तक लगभग 4,500 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र को खाक कर दिया है। स्थिति पर नियंत्रण के लिए 1,250 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर जानकारी दी है कि आग अभी भी फैल रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए सभी संसाधनों को सक्रिय किया गया है। प्रशासन के अनुसार आग की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। और जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की आज 80वीं वर्षगांठ है। इस बमबारी में लाखों लोग मारे गए थे और शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। आज ही के दिन साल 1945 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम आधारित परमाणु बम गिराया था। इसका विस्फोट न केवल शहर को राख में बदल गया, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा गया कि परमाणु युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। हिरोशिमा दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो याद है जो दुनिया को आज भी संवेदनशीलता और शांति की जरूरत का एहसास कराती है। और अगले खबर का रुख करते हैं। देश में हर तीसरा व्यक्ति जो है वो फैटी लिवर की समस्या से परेशान है। जी हाँ, युवा भी तेजी से फैटी लिवर के शिकार हो रहे हैं। जो बिगड़ती हुई जीवन शैली है और खान पान की जो शैली है उसकी वजह से खराब और जो है शराब के सेवन के किए बिना भी आपका जो लिवर है वो लगातार बीमार हो रहा है। फैटी लिवर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या पर एम्स के डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में लीवर रोग के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि देश में अब हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित है। इसकी वजह है लोगों की बिगड़ती जीवन शैली और खान पान। फैटी लीवर की समस्या अब उन लोगों में भी देखी जा रही है जो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोगों में लीवर की बीमारी का कारण उनकी जीवन शैली, अतिरिक्त भोजन और शारीरिक व्यायाम न करने की आदत है। डॉक्टरों का कहना है कि दुनिया की 30% आबादी फैटी लीवर की समस्या से पीड़ित है। इम्पॉर्टेंट कारण हुआ कि जितना आपको शरीर में ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खाना। दूसरा चीज़ है कि अगर हम खा रहे हैं तो क्या हम उसको स्पेंड कर रहे हैं, मतलब बर्न कर रहे हैं, कि एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो और एक चीज़ और देखी गई है कि आजकल हम लोगों के बीच में एक्सरसाइज करना बहुत कम हो गया। अधिकतर समय ऑफिस में बीतता है, स्कूल में बीतता है, या फोन पे बीतता है, या स्क्रीन टाइम के द्वारा बीतता है। फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में सामान्य से अधिक वसा जमा हो जाता है। फैटी लीवर 2 प्रकार का होता है। इसमें एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो शराब के अत्यधिक सेवन के कारण होती है, जबकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज उन लोगों में होती है जो शराब नहीं पीते हैं। खराब खान पान, खासकर जंक फूड, प्रसंस्कृत खाना और अधिक चीनी या वसायुक्त भोजन का सेवन फैटी लीवर का प्रमुख कारण है। मोटापा भी फैटी लीवर का बड़ा कारण है। बढ़ता वजन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का बढ़ता कारण है। सिंपल चीज़ें आपको अपनानी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, खाना हेल्दी खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, थोड़ा कुर्सी से और पलंग से निकलकर अपने सारे काम खुद से करने हैं। खेल को डेली अपने जीवन में अपनाइए। कम से कम 30 to 45 मिनट्स किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करिए। फैटी लीवर के लक्षण हैं लगातार थकान और कमजोरी, आंखों और त्वचा का पीलापन, पैरों में हल्की सूजन, पेट में भारीपन या असहजता। फैटी लीवर से बचने के लिए ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज को अपने डाइट में शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, तले हुए खाद्य पदार्थ और मीठी ड्रिंक से परहेज करें। रोजाना 45 मिनट से 1 घंटा नियमित व्यायाम करें और मोटापे को कम करें। शराब का सेवन ना करें। मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और लीवर टेस्ट नियमित अंतराल पर कराएं, जिससे उनकी स्थिति पता चलती रहे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।